का टॉपिक रहेगा। ये ओवरलोडिंग टॉपिक भी ओवर होने वाला है, ठीक है? तो जो ओवरलोडिंग का नया कंसेप्ट है, वो है हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर की ओवरलोडिंग, ठीक है? अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, जिसको कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, तो उसकी ओवरलोडिंग को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एक तो सिंपली पिक्सल नाम से क्लास क्रिएट की है, ठीक है, जिसमें 2 डेटा मेंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है? और इसी के साथ मैंने यहाँ पर इस क्लास में वापस से इनम के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है। यानी कि इनम क्या होता है, सिंपली अगर हमें यूजर डिफाइंड क्या करना है, डेटा टाइप जो है वो क्रिएट करना है, तो हम यूज कर सकते हैं enum को, ठीक है? एन्यूमरेशन जिसको कि हम कहते हैं, आप लोगों ने सीजी में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, सर ने आपको करवाया होगा, enum का कंसेप्ट वहां भी एक्सप्लेन किया होगा। वैसे ही हमारे पास में हम C++ में ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज पुट की हैं, फॉल्स और ट्रू, ठीक है? तो अब देखते हैं आगे एग्जैक्टली क्या होगा। फॉल्स के लिए यहाँ पे 0 रहेगा उसकी, अगर मैं सिंपली न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करूँ, ये तो वैल्यू है, और इसके लिए अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू की बात करूँ, तो यहाँ पर 0 और ट्रू के लिए 1, ठीक है? अब देखते हैं एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर इस पिक्सल क्लास के अंदर। ये 2 सिंपली डेटा मेंबर्स को क्रिएट करने के बाद मैंने शो फंक्शन क्रिएट किया है, जो दोनों डेटा मेंबर की वैल्यू को शो करेगा। लाइकवाइज मैंने पिक्सल क्लास में सिंपली 3 कंस्ट्रक्टर्स जो हैं क्रिएट किए हैं, ठीक है? यानी कि एक तो 1 आर्ग्यूमेंट वाला, एक 0 आर्ग्यूमेंट और एक सिंपली 2 आर्ग्यूमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास में कंपैरिजन ऑपरेटर या जिसको कि हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, उनको ओवरलोड किया है। तो देखिए मैंने एक तो यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। इसके अलावा मैंने सिंपली इक्वल इक्वल, ठीक है, जो कि कंपैरिजन को चेक करता है, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को भी क्या किया है, सिंपली ओवरलोड किया है, ठीक है? तो अब कैसे कॉल होंगे ऑपरेटर फंक्शन, इनको देखते हैं। यहाँ पर मेन से शुरू करें अगर हम एग्जीक्यूशन, क्योंकि हमें पता है प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, एंट्री पॉइंट वो मेन होता है। तो सिंपली मैंने मेन में यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास के, पिक्सल क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, ठीक है? दोनों के केस में यहाँ पर अगेन जैसे ही ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू आर्ग्यूमेंट जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई किया है, तो डेफिनेटली 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और 2 आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है? और इसी के साथ ऑब्जेक्ट 2 जो बनेगा, ठीक है, यानी कि जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर्स में सिंपली 10 और 5 असाइन हो जाएगा। लाइकवाइज हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट 1 रहेगा, उसके दोनों डेटा मेंबर्स में 12 वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है? तो सिंपली ऑब्जेक्ट 1 के साथ में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो जो भी वैल्यू हमने एज अ पैरामीटर पास की है, वही वैल्यू दोनों डेटा मेंबर्स में, किसके डेटा मेंबर्स में, जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। तो ऑब्जेक्ट 1 की डेटा मेंबर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 12, दोनों के केस में, ठीक है? अब अगेन मैंने यहाँ पे एक सिंपली बूल, मैंने आपको बताया था कि मैंने एन्यूमरेशन को यूज किया है, ठीक है? और एन्यूमरेशन का जो नाम है वो मैंने यहाँ पे बूल दिया है। बूलियन के लिए सिंपली मैंने BOOL ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किया है, ठीक है? तो अब जैसे हम इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम इसका यूज करके इस टाइप के भी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी रिजल्ट जो है नाम का जो सिंपली वेरिएबल क्रिएट किया है, वो कौन से डेटा टाइप को बिलोंग कर रहा है, बूल, यानी कि बूलियन। यहाँ पर इसकी पॉसिबल वैल्यूज होगी, आई मीन टू से ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है? अब यहाँ तक तो बात हो गई कि हमने क्या क्या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, क्या क्या वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। अब बात करें रिलेशनल ऑपरेटर के कॉलिंग की एंड ओवरलोड की। तो देखें मैंने यहाँ पर क्या स्टेटमेंट मेंशन किया है,
मैंने मेंशन किया है कि ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, और ऑब्जेक्ट 2, सिंपली हम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर नहीं करवा सकते हैं। हम डेटा टाइप के जो सिंपल जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है उनके जितने भी वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं या वैल्यूज जो हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली नहीं कंपेयर कर सकते। अगर उनको कंपेयर करना है देन डेफिनेटली हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया है और कंपेयर किया है और सिंपली कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, यहाँ पर मैंने यूज किया है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, तो चेक करवाया है कि क्या ऑब्जेक्ट 1 ग्रेटर है ऑब्जेक्ट 2 से। तो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू यहाँ पर चेक होगी। कैसे क्या होगा, उस पर्टिकुलर ऑपरेटर फंक्शन पे प्रोसीड करते हैं। और साथ ही इस स्टेटमेंट की बात करूं तो इस स्टेटमेंट का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या होगा, ये देखें। ऑब्जेक्ट 1 कॉल करेगा कौन से फंक्शन को, सिंपली इस पर्टिकुलर ऑपरेटर फंक्शन को, और एज अ आर्ग्यूमेंट क्या पास होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2। क्योंकि बाइनरी है और विदाउट फ्रेंड फंक्शन है तो डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट तो पास होता ही है। अगर ये बाइनरी इम्प्लीमेंटेशन होता और अगर हम यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कोई भी ऑपरेटर ओवरलोड करते बाइनरी ऑपरेटर, तो ब्रैकेट्स में 2 आर्ग्यूमेंट पास होते। हमने लास्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझा था। और यूनरी होता विथ फ्रेंड फंक्शन यही इम्प्लीमेंटेशन होता, तो डेफिनेटली एक ही ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास होता जो और वहां पर कभी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन की कॉलिंग नहीं होती है। कब, जब हम फ्रेंड फंक्शन को यूज करते हैं किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए। जबकि यहाँ तो ये काम हम विदाउट फ्रेंड फंक्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट जो है वो फंक्शन को कॉल करेगा और एक ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास होगा। ठीक है, तो ओवरलोडिंग का ये रूल भी आप कह लें कि एक ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली ही क्या करेगा, ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करता ही है। ठीक है, तो अब इस केस में ऑब्जेक्ट 1 ने कॉल किया इस फंक्शन को, देखते हैं क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो देखें यहाँ पर इस केस में ये सिंपली ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा। अभी तक हमने फंक्शन के टाइप में क्लास का जो नेम होता है वही लिखा था या फिर वॉइड लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बूल, जो कि बूलियन एन्यूमरेशन हमने बनाया है उसका नाम मैंने मेंशन किया है। तो अब इसका सीधा सा मतलब होगा कि वैल्यू या तो ट्रू रिटर्न होगी या फिर फॉल्स होगी। यही दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पॉसिबल है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 को जब फेच किया तो ऑब्जेक्ट 2 के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट 2 के डेटा मेंबर ए में सिंपली वैल्यू थी 10। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट 2 था जो कि हम मेन से पास कर रहे थे, ठीक है, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में मैंने बताया था। तो अब देखिए ये जो सिंपली वैल्यूज हैं वो करंट ऑब्जेक्ट के दोनों डेटा मेंबर से चेक की जाएगी। ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट को। कौन सा करंट ऑब्जेक्ट, जिसने ये सिंपली फंक्शन कॉल किया है। तो किसने कॉल किया ये फंक्शन, ये देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 ने कॉल किया था और ब्रैकेट्स में इसके इम्प्लीमेंटेशन में इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्जेक्ट 2 पास हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल अगर मैं बताऊं छोटे से शब्दों में, तो इस 12 को इस 10 से कंपेयर करेंगे और इस 12 को इस 5 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू या जो भी ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उसको हम यहाँ पर शो करवाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या काम हुआ है। वापस वहीं उस पर्टिकुलर ऑपरेटर फंक्शन पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो देखें ए जो सिंपली करंट ऑब्जेक्ट यानी कि जिसने कि ये कॉल किया यानी कि ऑब्जेक्ट 1 के ए डेटा मेंबर को मैंने कंपेयर किया, जिसकी वैल्यू 12 थी, उसको कंपेयर किया इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर ए से। ठीक है, तो 12 10 को कंपेयर किया और 12 5 को कंपेयर किया। दोनों में से कौन सा एग्जैक्टली बड़ा हमारे पास में कंसेप्ट बनेगा, कौन सा बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसके दोनों डेटा मेंबर्स की वैल्यू जो थी वो 12 ही थी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो मैंने यहाँ पे डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो रिटर्न करवाया है ट्रू। मतलब
कि क्या यहाँ पे क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा। अभी इस केस में ये कंडीशन तो क्या है, ट्रू है, तो ट्रू वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो यहाँ पर फॉल्स आपको रिटर्न किया हुआ मिलता। ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ग्रेटर देन ऑपरेटर को ओवरलोड करके आपको समझाया है। आप इसी अकॉर्डिंग लेस देन ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हो। सिंबल चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक तो यहाँ पर और सिंपली इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल पार्ट में भी। ठीक है, इफ कंडीशन में भी वो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो अभी जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग ट्रू रिटर्न होगा, और ये जो वैल्यू रिटर्न होगी ट्रू, आप देखें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। ठीक है, रिजल्ट जो है वो रिटर्न हुआ था ट्रू, और किसमें असाइन हो जाएगा, रिजल्ट नाम के सिंपली वेरिएबल में। ठीक है, तो ट्रू रिटर्न हुआ था, चेक करते हैं। इस केस में सबसे पहले ये स्टेटमेंट हमें विजिबल हो जाएगा। देन अगर रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे ट्रू है तो ऑब्जेक्ट 1 इज बिगर, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होती तो यहाँ पर क्या होता, ऑब्जेक्ट 2 इज बिगर। अब इस केस में ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू ज्यादा है, तो अब ऑब्जेक्ट 1 जो है वो आपको बिगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में शो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास में स्टेटमेंट हमें विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें सिंपली ऑब्जेक्ट 3 की, तो यहाँ पर 15 और 4 मैंने क्या किया है, दो वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट पास की है। यहाँ तक अगर किसी को, देन आगे कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट हमारे पास में जो स्टेटमेंट है, हमने कौन से ऑपरेटर को यहाँ पे कॉल किया है, सिंपली इक्वल इक्वल ऑपरेटर की ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया क्लास में, लेकिन यहाँ पर उसको सिंपली कॉल किया है। तो मैंने इस केस में ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3 को कंपेयर किया है। ठीक है, दोनों को कंपेयर किया है, और कौन सा ऑपरेटर मेंशन किया है, डबल इक्वल्स। ठीक है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर मैंने मेंशन किया है। दोनों ऑब्जेक्ट कंपेयर होंगे। कौन कौन से ऑब्जेक्ट, एक तो ऑब्जेक्ट 1 और एक ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, अब इस केस में जब हम ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3 को, सॉरी मैंने ऑब्जेक्ट 1 और 3 को कंपेयर किया है, 2 और 1 को तो हमने सिर्फ ये चेक किया था कि दोनों में से बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो अब देखें इस केस में जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करेंगे तो वापस से इस स्टेटमेंट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि ऑब्जेक्ट 1 जो है वो कॉल करेगा इस डबल इक्वल टू फंक्शन को, और ब्रैकेट्स में ऑब्जेक्ट 3 एज अ वैल्यू क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पर यही मैंने स्टेटमेंट इंप्लीमेंट किए हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 1 जो है, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बराबर हैं, रिजल्ट में अगर ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है, तो दैट मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट बराबर हैं, ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 1। और अगर रिजल्ट में फॉल्स रिटर्न होता है तो मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल नहीं है। इसी को चेक करवाने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, सिंपली दोनों ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर्स को हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 के डेटा मेंबर्स ए और बी को हम कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट 3 के डेटा मेंबर्स से। तो यहाँ पर देखें इस केस में यहाँ पर ए डेटा मेंबर की वैल्यू हमारे पास में 15 रहेगी और बी डेटा मेंबर की वैल्यू 4 रहेगी। ठीक है, अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो दोनों को चेक किया जाएगा किसके साथ में, ऑब्जेक्ट 1 के ए और बी डेटा मेंबर की वैल्यू के साथ में। ठीक है, तो चेक करते हैं कैसे क्या काम होगा। तो प्रोसीड करते हैं डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर पे। तो देखें जब ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पर क्या होगा, सिंपली कॉल होगा। कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ था, ऑब्जेक्ट 1 यानी कि OB1। ठीक है, और OB2 जो ऑब्जेक्ट था वो इस ऑब्जेक्ट 3 में क्या हो गया, कॉपी हो गया, बाय वैल्यू ही कॉपी हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 3 का जो डेटा मेंबर है ए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। क्यों, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट 3 को ही यहाँ पर क्या किया था, ये देखें ऑब्जेक्ट 3 को कंपेयर किया था ऑब्जेक्ट 1 के साथ में। तो ऑब्जेक्ट 3 इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट 3 क्या हुआ था, एज अ आर्ग्यूमेंट पास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट 3 के ए डेटा मेंबर की वैल्यू 15
और बी डेटा मेंबर की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट 1 जो है उसके डेटा मेंबर की वैल्यू कितनी है 12, और बी जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू भी 12 है। तो डेफिनेटली इस केस में 12 और 15 यानी कि इन दो वैल्यूज यानी कि ए डेटा मेंबर की वैल्यू को ऑब्जेक्ट 3 के ए डेटा मेंबर की वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। लाइकवाइज ऑब्जेक्ट जो 3 है उसके बी डेटा मेंबर की वैल्यू को 4 के साथ में कंपेयर किया जाएगा। क्या दोनों इक्वल है? तो इस केस में तो इक्वल नहीं है। तो अब अगर इक्वल होते तो रिजल्ट ट्रू रिटर्न होता, क्योंकि इक्वल नहीं है तो अब इस केस में फॉल्स वैल्यू क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि फॉल्स और ट्रू यूज करते थे तो यहाँ तो हमको डबल कोट्स में लिख सकते थे या फिर उसकी जगह हम 0 और 1 को रिटर्न करवा सकते थे, लेकिन एन्यूमरेशन जो है उसके थ्रू यहाँ पर उन सिंपली ये जो हमने कांस्टेंट या जो वैल्यूज क्रिएट की थी उन्हीं को हम क्या करवा सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि दोनों जो स्टेटमेंट है एंड कंडीशन के साथ में कंडीशन फॉल्स होती है, तो इसीलिए जो रिजल्ट है वो क्या रिटर्न हो जाएगा, सिंपली फॉल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब फॉल्स रिटर्न होगा तो आंसर में क्या विजिबल हो जाएगा, ट्रू तो नहीं है, यानी कि अब इफ कंडीशन जो है दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ एल्स है तो। ठीक है, तो अब एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 3 आर नॉट इक्वल, ये स्टेटमेंट हमें मेंशन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात हो गई इक्वल ऑपरेटर, डबल इक्वल्स ऑपरेटर के सिंपली ओवरलोड की। देन वापस कंटिन्यू करें तो इसी एग्जाम्पल पे हम लोग यहाँ पर लास्ट जो ऑपरेटर है, हालांकि रिलेशनल कैटेगरी में जितने भी ऑपरेटर्स हैं मैंने सबको ओवरलोड नहीं करके बताया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 ऑपरेटर्स को ही ओवरलोड किया है। इसके अकॉर्डिंग लास्ट जो ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल्स, तो मैंने यहाँ पे चेक करवाया है कि उनकी वैल्यू, अगेन काम तो वही हो रहा है कि हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में हम यहाँ पर जो सिंबल मेंशन कर रहे हैं ऑपरेटर का वो है नॉट इक्वल्स। तो क्या चेक करवाया है नॉट इक्वल्स के केस में कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो बराबर तो नहीं है। यहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि बराबर है तो ट्रू और नहीं है तो फिर फॉल्स। एग्जैक्टली काम यहाँ पर भी यही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो हमने नॉट इक्वल्स टू चेक करवाया है। अब इस केस में ऑब्जेक्ट 2 जो है उसको मैं ऑब्जेक्ट 3 के साथ में क्या करवा रही हूँ, चेक करवा रही हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 3 के डेटा मेंबर्स की वैल्यू है 15 और 4, और यहाँ पर हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट 2 है उसके डेटा मेंबर्स की वैल्यू अभी हमने देखी थी कितनी है, 10 और 5। ठीक है, तो चेक करवाते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को। चलिए, ये स्टेटमेंट है हमारे पास में, वापस से वही इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्जेक्ट 3 एज अ वैल्यू, यहाँ पर उसके डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, और करंट ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट 2 था तो उसके जो सिंपली डेटा मेंबर्स हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, और उनके डेटा मेंबर्स की वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 जो था उसके डेटा मेंबर की वैल्यू क्या है, सिंपली यहाँ पर जस्ट वेट अ मिनट, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, सॉरी। तो अब उनकी वैल्यू जो थी दोनों के केस में 15 और यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू मेंशन करूं, ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10, और ऐसे ही जो बी डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पर हमारे पास में 4 थी। ठीक है, तो 5 और 4 वैल्यू को, यानी कि इस बी वैल्यू को इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो कि हमने एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया था, ठीक है, उस वैल्यू के साथ में चेक किया जाएगा क्या दोनों बराबर हैं या नहीं। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट 3 डेटा मेंबर की वैल्यू को हम चेक करेंगे करंट ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू ए के साथ में। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू के साथ में चेक करते हैं, तो 15 और 10 इक्वल नहीं होता है, और ऐसे ही 5 और 4 इक्वल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है, यानी कि जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे वैल्यूज पुट होगी और चेक होगा। ठीक है, अब क्योंकि बराबर नहीं है तो रिजल्ट तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न तो नहीं होगा, सॉरी जस्ट वेट अ मिनट। तो इस केस में बराबर नहीं है तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर बराबर होते तो फॉल्स रिटर्न होता। क्यों? क्योंकि हम
नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम क्या चेक करवा रहे हैं। यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल्स को चेक करवा है, इक्वालिटी चेक नहीं की है। तो अब इस केस में जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, क्योंकि ट्रू रिटर्न होगा रिजल्ट, क्योंकि दोनों डेटा मेंबर्स की वैल्यू, दोनों ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर्स की वैल्यू जो थी वो इक्वल नहीं थी। ठीक है, तो अब इस केस में ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 जो है वो आपके पास में इक्वल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आएगा कि नॉट इक्वल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑपरेटर को क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कोई और ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करवाते, यानी कि ऑब्जेक्ट 2 को मैं किसी और ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करवाती, तो फिर आप सिंपली अगर दोनों की वैल्यू बराबर होती तो इक्वल आता। अब इस केस में यहाँ पर नॉट इक्वल, हमारे पास में दोनों केस में रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर की ओवरलोडिंग यहाँ तक कंप्लीट होती है। और कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो प्लीज पूछ लीजिए इस टॉपिक में। देन अब ऑलमोस्ट जितने भी ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए, जितने भी मेन ऑपरेटर्स थे हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब रिमेनिंग सेक्शन जो है हमारे पास में ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट में, वो देख लेते हैं हमारे पास में क्या रिमेनिंग है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन किया हुआ है कि जब हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, जिसकी ओवरलोडिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये नया ऑपरेटर नहीं है डिस्कशन के लिए। यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट मेंशन किया है कि अगर उस ऑपरेटर की, उसको जब हम कॉल कर रहे हैं, यानी कि उस ऑपरेटर फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं, तो क्योंकि बाइनरी है तो डेफिनेटली दो ऑब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे। लेकिन अब इस केस में मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स ना देकर एक जो सिंपली वैल्यू है वो क्या दे रही हूँ, एक कोई भी वैल्यू दे रही हूँ, यानी कि एक वैल्यू दे रही हूँ, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिख रही हूँ। तब क्या होगा, अब क्या बोला मैंने, मैं रिपीट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे नम नाम से अगेन एक क्लास क्रिएट की है। यहाँ पर एक डेटा मेंबर ए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेक करवाया है प्लस ऑपरेटर के केस में। ठीक है, ओवरलोडिंग एज इट इज है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। इस क्लास की अगर बात करूं तो प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे ही हमने पिक्सल क्लास से पहले नम क्लास डेफिनेटली देखी थी, तो वहां पर हमने शो फंक्शन क्रिएट किया था, दो कंस्ट्रक्टर्स हमने क्रिएट किए थे। ठीक है, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो ये दो कंस्ट्रक्टर और एक हमारे पास में ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड किया है मैंने। ठीक है, अब कोडिंग बिल्कुल सेम है, तो यहाँ तो कुछ भी नया आपको नहीं स्पेसिफाइड है, यहाँ तो कुछ भी नया नहीं है। लेकिन अब एग्जैक्टली नया क्या है इस कंसेप्ट में वो देख लेते हैं। अगर मैं मेन की बात करूं, मेन फंक्शन की बात करूं, तो मैंने नम क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं और साथ में एक डी नाम से भी ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है। अब डी के साथ में तो डेफिनेटली जीरो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, यानी कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। ठीक है, तो डी जो ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर में सिंपली क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पर देखें ये 0 वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। लाइकवाइज पी और बी में दोनों में क्या होगा, 20 और 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी, यानी कि पी ऑब्जेक्ट के ए डेटा मेंबर की वैल्यू रहेगी हमारे पास में 20 और लास्ट में जो बी ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर की वैल्यू 10 रहेगी, और डी का तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पी और बी दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट होगा, इनका जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न हो जाएगा डी में। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं स्टेटमेंट में, हमने ऑब्जेक्ट के साथ प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर सिंपली जो हमारे पास में प्लस ऑपरेटर कॉल हो, प्लस ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा किस ऑब्जेक्ट के साथ में, पी ऑब्जेक्ट के साथ में, और एज अ आर्ग्यूमेंट क्या पास होगा, बी। ठीक है, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला ये किसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है,
इस स्टेटमेंट का, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो प्लस ऑपरेटर के साथ में यूज में आ रहे हैं। तो अब देखें क्या होगा, 20 और 10 का एडिशन जो होगा वो डी ऑब्जेक्ट में यहाँ पर साइन हो जाएगा, और उसको जब हम शो करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे 30 आएगा। ऐसा कुछ हमें पता है कि होना चाहिए, ठीक है। अब किया कैसे है, अब देखें क्या किया है मैंने इसके लिए। प्लस ऑपरेटर फंक्शन को ओवरलोड किया है ब्रैकेट्स में अगेन, क्योंकि बाइनरी है तो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट तो पास होता ही है, और एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, कॉल करता है, ठीक है, इस ऑपरेटर फंक्शन को। तो अब देखें मैंने करंट ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर है उसको यूज किया, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास में सिंपली यहाँ पर जो हम कॉपी कर रहे थे, तो लेट्स से यहाँ पर इसकी वैल्यू है 10, ठीक है। तो दोनों का एडिशन जो है 20 और 10 का एडिशन सिंपली मैंने वापस से इसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में असाइन करवा दिया, ठीक है। तो यानी कि 10 और 20 रिजल्ट आएगा 30, वापस से इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में रिजल्ट हमें बी डॉट ए में शो हो जाएगा 30, और वापस से क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया है, क्यों रिटर्न करवाया है, यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया है। पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, सिर्फ डेटा टाइप की, अगर आपको डेटा मेंबर की वैल्यू रिटर्न करवानी है तो ये लिखना होगा, और इसी के साथ जो डेटा मेंबर है उसका डेटा टाइप भी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम आएगा। तो अब इसी के साथ अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं और डी डॉट शो करूं, ठीक है, तो 30 डी के डेटा मेंबर में वैल्यू कॉपी हो चुकी थी, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर डी के साथ में शो फंक्शन को अगर हम कॉल करेंगे तो रिजल्ट में 30 वैल्यू हमें शो हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एडिशन इज, और ये रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इस ऑपरेटर फंक्शन में जो नया कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है वो है ये, देखें क्या किया है इस कंसेप्ट में, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक स्टेटमेंट हमें विजिबल होगा कि एडिशन जब अगर हम एक ऑब्जेक्ट के साथ में दूसरा जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं वो सिंपली एक ऑब्जेक्ट ना होकर एक वैल्यू हो, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ओवरलोडिंग, तो डेफिनेटली ओवरलोडेड जो फंक्शन है वो कॉल होगा। इस स्टेटमेंट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि पी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल करेगा प्लस ऑपरेटर फंक्शन को, और एज अ आर्ग्यूमेंट जो है अब उसमें 4 वैल्यू जो है वो असाइन होगी। अब देखें 4 तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन रहेगा कि ये 4 तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब कैसे इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट में क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर 4 वैल्यू देंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास में जो 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है वो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं जो स्टेटमेंट बोल रही हूँ वो सिंपली यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि जब भी हम p+4 करेंगे तो जो सेकंड हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, अब वो एक वैल्यू है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ ही क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। तो पहले ये वैल्यू कन्वर्ट होगी एक तरीके से ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो देखें क्या होगा, इस केस में यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि क्योंकि हम 4 लिख रहे हैं तो 4 यहाँ पर क्या करेगा, 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। 4 जैसे हम लिखेंगे तो उसका मतलब 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होना ही था, तभी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब इस केस में एक बिना नाम का ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होगा, या मैं यूं कहूं कि एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। ब्लॉक का नाम कुछ भी नहीं है, हमने नेमलेस ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता है लेकिन उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इस केस में जो 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्या रोल है कि वो क्या करेगा, जो नेमलेस ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर ए में क्या वैल्यू असाइन कर देगा, 4, ठीक है। और 4 वैल्यू जो है, ठीक है, 4 वैल्यू एक नेमलेस ऑब्जेक्ट के
डेटा मेंबर में असाइंड है। अब यहाँ पर सिंपली ये जो 4 है वो डेफिनेटली एक नेमलेस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये नेमलेस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ में क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली एडिशन परफॉर्म होगा। पहले सिंपल अगर हम 4 लिखते तो वो एक सिंपल एडिशन नहीं होता, इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो नेमलेस ऑब्जेक्ट एक p नाम के ऑब्जेक्ट के साथ ऐड होगा। कैसे क्या होगा वापस देखते हैं। तो प्लस ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा, ब्रैकेट्स में 4 एज अ आर्गुमेंट पास होगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या रहा कि अब जो हमारे पास में b क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसकी वैल्यू अब यहाँ पर क्या हो चुकी होगी, 4, यानी कि जो अब वैल्यू पास होगी वो क्या होगी, 4। नेमलेस ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा इस बी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो नेमलेस ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर 4 थी, ये देखें। ठीक है, तो 4 वैल्यू यहाँ कॉपी हो जाएगी। अब जो एडिशन परफॉर्म होगा, ठीक है, ये तो हमारे पास में फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ था तो ये उसका है, और सेकेंड टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, 20 + 4 का एडिशन परफॉर्म होगा। क्या रिजल्ट आता है, 24। तो अब B के A डेटा मेंबर की वैल्यू 24 से क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं d.show लिखूंगी तो रिजल्ट क्या शो होगा, d.a की वैल्यू 24 यहाँ पर शो होगी। ऑब्जेक्ट के साथ शो फंक्शन कॉल किया है, तो शो फंक्शन में हमने डेटा मेंबर की वैल्यू को ही क्या करवाया है, डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये बात रही हमारे पास में कौन सी, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, लेकिन सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो क्या दे रहे हैं, एक सिंपली ऑब्जेक्ट ना देकर एक वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो वैल्यू है वो पहले नेमलेस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर ही दो ऑब्जेक्ट्स का एडिशन परफॉर्म होगा। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट को जब इम्प्लीमेंट करती, अब अगर मैं 40 पहले आर्ग्यूमेंट में, पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू, अगर मैं फर्स्ट जो आपके पास में ऑपरेंड है मैं 40 लिखती, और सेकंड ऑपरेंड जो है, ठीक है, सेकंड वैल्यू अगर मैं क्या लिखती, ऑब्जेक्ट, तो अब इस स्टेटमेंट में यहाँ पर एरर शो होगी। ठीक है, और इसका रीजन ये है कि हमेशा ऑब्जेक्ट ही क्या करता है, प्लस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करता है। और यहाँ पे 40 जो है वो पहले नेमलेस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन इनिशियली तो ये एक वैल्यू ही है, तो वैल्यू कभी किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एरर आपको शो होगी, और इस एरर को हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा इसी एरर का रेजोल्यूशन है, या मैं यूं कहूँ सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस एरर को अभी हम रिजॉल्व करना सीखेंगे, बट पहले कोई डाउट है तो अगेन प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग ही मैंने यहाँ पर शो की है। ठीक है, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है और इस एरर को सॉल्व किया है। तो देखें क्या तरीका है। इस केस में हम ओवरलोड कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, प्लस। ठीक है, और प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के साथ ही यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि हम इसको फ्रेंड फंक्शन के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब अब इस केस में जो हमारी प्रीवियस प्रोग्राम में जो मैंने कंसेप्ट समझाया कि एरर यहाँ पर आती है वो रिजॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, प्लस ऑपरेटर को, तो 40 और सेकेंड ऑब्जेक्ट दोनों एज अ वैल्यू क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, दोनों वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट पास होती है उस ऑब्जेक्ट में। मतलब कि इस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, फंक्शन को कॉल नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर अब जब हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ये काम करेंगे तो कोई भी एरर हमें शो नहीं होगी।
सेम एग्जाम्पल को मैंने कॉपी किया है, बट नया क्या है, यहाँ पर मैंने ऑपरेटर प्लस को जब ओवरलोड किया तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है। और क्योंकि बाइनरी है तो बाइनरी के केस में जब हम ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं फ्रेंड फंक्शन के साथ में, तो दोनों ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट ही पास होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड फंक्शन कभी भी क्लास का पार्ट नहीं होता है, क्लास के बाहर ही डिफाइंड होता है। ठीक है, तो कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो जाते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैंने यहाँ पे रिजल्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और दोनों ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर्स का जो एडिशन है वो यहाँ पे परफॉर्म किया। देन वापस से ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा दिया, जिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था उसको रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो देखते हैं मेन से इसको। यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएटेड हैं, वैल्यूज है 12 और 10। ठीक है, डेफिनेटली वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 12 और 10 दोनों के डेटा मेंबर में वैल्यू कॉपी हो जाएगी। ठीक है, और रिजल्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन के रिजल्ट को स्टोर करेगा। तो 22 यहाँ पर वैल्यू कॉपी हुई है, मैंने यहाँ पे एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मेंशन किया है और सेकंड आर्ग्यूमेंट है ऑब्जेक्ट 2। तो 22 और सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास होंगे। ठीक है, 22 और 10 का जो एडिशन है वो यहाँ पर सिंपली इस रिजल्ट नाम के ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाएगा और वो रिजल्ट आपको शो करवाने के लिए शो फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो 32 रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए